इसकी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन ये भालू, इसकी शादी पता नहीं कब होगी। क्या माँ, तुम भी मुझे भालू भालू बोलोगी? अरे तो भालू ही तो है। तू देख पूरे शरीर में कैसे बाल बने हुए हैं, तेरे चेहरे पर भी कैसे मूछें और दाढ़ी उगाई हैं। दरअसल मानसी का चेहरा और पूरा बदन बालों से भरा है, इसलिए कोई उसे देखता भी नहीं, पसंद ही नहीं करता था। जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसे रिजेक्ट करता। एक रोज मानसी की सहेली सानवी उसके घर आती है। अरे सानवी बेटा, कैसी है? आंटी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जवान बेटी घर में बैठी हो तो माँ कैसी ही होगी। अब देखो ना बेटी, तेरी भी तो शादी भी हो गई, लेकिन मानसी का तो कहीं रिश्ता ही नहीं लग रहा। तुझे तो पता ही है ना मेरी बेटी के बारे में, आजकल कितनी सुविधा हो गई, जिससे बाल हट भी जाते हैं। हमारे जमाने की तरह थोड़ी है कि कोई सुविधा ही ना हो। चिंता न करे आंटी, इस बार मैं मानसी की शादी करवा के ही अपने ससुराल जाऊंगी। वैसे वो है कहाँ? अरे बेटा, भगवान तेरा भला करे, तुझ पर भगवान की कृपा बनी रहे। सानवी मानवी से मिलने उसके कमरे में जाती है। कैसी है मेरी जान? अरे सानवी, तू कब आई? कितनी सुंदर लग रही है। बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, सोचा तुझसे मिलती चलूं। तुझे पता है ना अपने ग्रुप में सबकी शादी हो गई। तू कब कर रही है? यार तुम सब तो बहुत सुंदर सुंदर हो, मुझ जैसी बालों की खान के साथ कौन शादी करेगा? जो भी लड़का आता है मुझे देखकर मना कर देता है। देख, बाल तो सभी लड़कियों के शरीर पर होते हैं, पर वो सब वैक्स करवाती है। चल तू भी वैक्स करवा ले, फिर खुद को देखियो कितनी सुंदर लगेगी। सब तुझे देखते ही रह जाएंगे। नहीं, मैंने कभी नहीं करवाई, सुना है बहुत दर्द होता है। अरे पागल, बस एक बार करवानी होती है, फिर शादी हो जाए फिर कोई जरूरत नहीं है। सानवी मानसी को मनाकर वैक्स के लिए ले जाती है और उसकी वैक्स करवा देती है। अरे वाह, ये मैं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन सच में हालत खराब हो गई। मानसी को देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। अगले दिन सानवी एक लड़का दिखाकर मानसी का रिश्ता तय करवा देती है। वंश उसे एक नजर में पसंद कर लेता है। सानवी उसे कुछ नहीं बताती और दोनों की शादी करवा देती है। फिर दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। मानसी तुम बहुत सुंदर हो, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ ये पल कभी खत्म ना हो, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर इसने कहीं मेरे शरीर पर ये बाल देख लिया ना तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। मानसी सोचती है कि कहीं मेरे शरीर पर बाल आ जाए तो मुझे ये छोड़ न दे। दोनों हनीमून से वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसके शरीर पर बाल आ जाते हैं, लेकिन वैक्स के डर के मारे वो कहीं जाना पसंद ही नहीं करती। एक दिन मानसी दूध पी रही होती है, उसके होठों के ऊपर मूंछ बन जाती है और वंश देख लेता है। मानसी ये क्या है? ये तुम्हारी मूंछ कैसे बन गई? ये तुम्हारे होठ के ऊपर इतने सारे बाल, ये बाल वाल मुझे पसंद नहीं है, इसे आज के आज ही साफ कराओ। आज तो थर्सडे है ना, सासू माँ ने बाल कटवाने से मना किया है। अच्छा ठीक है, कल चले जाना, पर हटवा लेना। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। मानसी के पूरे शरीर पर धीरे धीरे बाल आ जाते हैं और वो बदसूरत लगने लगती है। एक बार जब वो अपने पति के साथ सो रही होती है तभी उसका पैर अपने पति से टच होता है। छुआ छुआ छुआ! अरे बाबा, ये मैं हूँ। अरे बाप रे, तुम्हारे इतने कड़े बाल, इतने तो लड़कों के भी नहीं होते। तुम्हारे साथ सोना दुबर हो गया। तुम्हारे घर वालों ने धोखा किया मेरे साथ। ये बाल तुम्हारे शरीर पर इतने सारे। वंश गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है और मानसी रोने लगती है। जिस बात का डर था वही हुआ, इनको भी मेरे बालों से नफरत होने लगी। मानसी की ऐसी हालत देखकर ससुराल वाले उससे दूरी बनाने लगते हैं। मानसी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। एक दिन मानसी वंश को जब खाना परोस रही होती है तो उसमें बाल आ जाते। ओफो, हर जगह बाल ही बाल। दुखी हो गया मैं तुमसे, दूर रहो मुझसे। ये बालों वाला शरीर लेकर मेरे पास मत आया करो। नहीं खाना मुझे खाना। ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके लिए दूसरा खाना बना देती। एक बार वंश के दोस्त की शादी होती है और वंश को मजबूरी में उसे लेकर जाना पड़ता है। जैसे ही वंश फंक्शन में मानसी को लेकर पहुंचता है, वंश के दोस्त उसका मजाक बनाने लगते। यार तेरी बीवी है भालू, कैसे रह लेता यार? मैं तो कभी ना रहूं। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा है तो कुंवारे रह लेता। ओफो, इसने तो हर जगह मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी है। दोस्तों की बात सुनकर वंश का मूड खराब हो जाता है। वो मानसी को लेकर शादी से निकल जाता है। घर जाकर वो मानसी से बोलता है, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम इतनी अजीब सी लगने लगी हो बालों के कारण। हर कोई मुझ पर हंस रहा है। तुम कहीं लेकर जाने के लायक ही नहीं हो। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो अब छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं पता। पहले मुझे तुम्हारा झूठ नहीं पता था। अगर मुझे शादी के वक्त पता होता ना कि मेरी बीवी एक भालू है तो कभी तुमसे शादी नहीं करता। वंश उससे लड़कर घर से बाहर निकल जाता है। मानसी फिर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसका डिवोर्स हो जाता है। वो सोच कर परेशान हो जाती है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, अब मेरा क्या होगा? माँ, तुम्हारे और सानवी के झूठ ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। नहीं बेटा, दुखी मत हो, हमें नहीं पता था ऐसा होगा। भगवान सब ठीक करेंगे। वंश को उधर अपने ऑफिस में एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम नेत्रा होता है। वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। दोनों हर वक्त साथ रहते हैं, घंटों घंटों कॉल पर बात भी करते हैं। दोनों की सगाई हो जाती है। नेत्रा थोड़े मॉडर्न ख्यालात की लड़की होती है, उसे तो बस अपने से मतलब रहता है। एक बार दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ नेत्रा को बहुत महंगी साड़ी पसंद आ जाती है। वो उसे वंश को दिलवाने को बोलती है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, आप दिलवा दीजिए। नहीं, ये बहुत महंगी है और अभी मेरी सैलरी नहीं आई है। ऐसा करो तुम बाद में ले लेना। नहीं, अभी ले कर दो। मैंने कहा ना मुझे चाहिए मतलब चाहिए।
नेत्रा का इस तरह दुकान पर लड़ना वंश को नहीं भाता। वंश को नेत्रा का छोटी छोटी बात पर झगड़ना और जिद करना अच्छा नहीं लगता। उसे अब मानसी की याद आने लगती है। मैंने बहुत गलत किया मानसी के साथ। उसके शरीर के बालों को लेकर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। मैंने मानसी को पहचानने में गलती कर दी। इस तरह वंश को हर छोटी चीज में मानसी की याद आती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन वंश मंडप में ही खड़ा होता है, पर वो अभी भी मानसी के बारे में ही सोच रहा होता है। एकदम से वो वरमाला फेंककर मंडप से निकल जाता है और सीधा मानसी के पास जाता है। तुम यहाँ? तुम्हारी तो शादी थी ना, तुम यहाँ कैसे आए और क्यों? मुझे माफ कर दो मानसी, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सुबह को भूला, शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह वंश मानसी को मनाकर घर ले जाता है। मानसी की माँ भी खुश हो जाती है और फिर दोनों खुशी। मीनाक्षी सुबह सुबह उठती है तो ठंड से ठिठुर रही होती है और उसके बाद वो कहती है, हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। ना जाने मुझे कैसा ससुराल मिला है जो इतनी ठंड में भी घर के बाहर सोता है। अब इन्हें मैं क्या ही समझाऊं कि इतनी ठंड में बाहर नहीं सोना चाहिए। खैर, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि इन्हें बोल बोल कर थक चुकी हूँ। मीनाक्षी सुबह 7 बजे उठती है और उसके बाद घर के अंदर जाकर चूल्हा जला लेती है। अरे वाह, अब कितना आराम मिल रहा है। मन ही नहीं कर रहा इस चूल्हे के आगे से कहीं जाने का। तभी उसकी सास की भी नींद खुल जाती है और अंगड़ाई लेते हुए वो बोलती है, अरे बाबा, मजा आ गया घर के बाहर सोकर। ठंड में तो घर के बाहर सोने का मजा ही अलग होता है। विनीता उठती है। तब तक मीनाक्षी ने सुबह की चाय बना दी थी। वो विनीता को सुबह की चाय देते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें रोज इस तरह बाहर सोना चाहिए। अभी तो चिंटू भी छोटा है, कल को उसे ठंड लग जाएगी और वैसे भी गर्मियों में बाहर सोना समझ में आता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बाहर कौन सोता है? बहू, तू जानती है ना कि पहले हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और एक बार हम सब घर के अंदर सो रहे थे और बाहर से कोई आकर हमारी गाय भैंस चुरा कर ले गया था। तब से हम लोगों ने बाहर सोना शुरू कर दिया ताकि चोर घर के अंदर घुसने से पहले भी 2 बार सोचे और बाहर से कोई सामान ले जाने से पहले भी सोचे। तब तक चिंटू भी उठ जाता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर सोना सच में बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह उठते हैं तो फिर बिल्कुल भी आलस नहीं आता, अपने आप आँख खुल जाती है। अब मीनाक्षी ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं अपने घर वालों का। मेरा छोटा सा बेटा चिंटू भी इन लोगों के हिसाब से चलने लगा है। अब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस देवर जी की जल्दी से शादी हो जाए तो शायद मेरी देवरानी मेरा साथ देने वाली आ जाए। मीनाक्षी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका पति पवन और देवर दीपक भी उठ जाते हैं और वो लोग भी नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और दीपक की शादी के दिन भी पास आ जाते हैं। जनवरी के मौसम में उसकी शादी अनामिका नाम की लड़की से हो जाती है और सुहाग रात के दिन तो वो घर के अंदर सोई है और पूरे घर वाले बाहर सोते हैं। और ये सब देखकर अनामिका ने दीपक से पूछा, दीपक जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में 4 कमरे, लेकिन फिर भी सब लोग बाहर क्यों सो रहे हैं और हम अकेले अंदर सो रहे हैं? अरे प्राइवेसी अच्छी बात है, लेकिन इतनी प्राइवेसी तो हमें चाहिए ही नहीं। अरे नहीं नहीं अनामिका, तुम गलत समझ रही हो। हमारे घर वालों को ठंड में बाहर सोने की आदत है, इसीलिए वो बाहर ही सो रहे हैं। शुरू में मीनाक्षी भाभी को थोड़ी दिक्कत हुई थी, फिर उन्हें भी आदत हो गई। आज हमारी सुहाग रात है, इसीलिए हम अंदर सो रहे हैं। कल से हम भी बाहर ही सोएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी नई नई शादी हुई है, हमें अपने कमरे में एक दूसरे के साथ सोना चाहिए और आप बाहर सोने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप माँ जी को जैसे भी मनाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो घर के अंदर ही सोया करूंगी। दीपक ये बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी जब लोग सुबह के समय नाश्ता कर रहे थे तो दीपक अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अब से हम घर के अंदर सोने लगे। वैसे भी जनवरी का महीना आ गया, बहुत ज्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड में बाहर सोने से चिंटू बीमार हो सकता है। ये बात सुनकर मीनाक्षी का माथा घूम जाता है और वो कहती है, कैसी बातें कर रहे देवर जी? मेरे बेटे चिंटू का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा 8 साल का हो गया है और पूरी सर्दी वो बाहर सोया है। तब तो आपको कभी भी मेरे बेटे चिंटू का ख्याल नहीं आया और अचानक से उसकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है भाभी, मुझे चिंटू के साथ साथ अनामिका की भी चिंता है। उसको भी बाहर सोना अच्छा नहीं लगता है। क्यों ना हम घर के अंदर ही सोने लग जाएं? वाह, जब मैं ये बात बोलती थी तो कोई मेरा साथ नहीं देता था, लेकिन अब घर में देवरानी जी आ गई तो घर में अंदर सोने की बात हो रही है। खैर कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप घर में अंदर सोने की इजाजत दे देंगी तो मेरे लिए भी अच्छा है। कम से कम ये ठंड में बाहर सोने वाले ससुराल से तो छुटकारा मिलेगा। तुम लोगों ने अपने आप को समझ के क्या रखा है? अपने आप ही आपस में फैसला कर लिया कि हम अंदर सोएंगे या बाहर सोएंगे। हमारे घर वाले गर्मी हो या सर्दी बाहर ही सोते हैं। ठंड में भी मेरा ससुराल बाहर सोने वाला ससुराल है और अभी भी बाहर ही सोएगा। विनीता ये बोलती है और वहाँ से उठ जाती है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे विनीता की अकल को ठिकाने लगाया जाए। मीनाक्षी और अनामिका दोपहर का खाना बना रही होती हैं और अनामिका ने कहा, भाभी मैं जानती हूँ कि आपने ठंड के बाहर सोकर बहुत ज्यादा एडजस्ट किया है और जो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन भाभी इस तरह तो हम एडजस्ट ही करते रह जाएंगे। मेरी नई नई शादी हुई है और मैं ज्यादातर समय अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ।
अगर हम बाहर सोया करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ समय कैसे गुजार पाएंगे? मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझती हूँ अनामिका। शुरू में मुझे देवर जी की बात सुनकर गुस्सा आया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरी तरफ से नहीं बोला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जो बात कर रहे हैं उससे हमारे पूरे परिवार का भला होगा। लेकिन माँ जी तो मानती ही नहीं। भाभी, अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम माँ जी को घर के अंदर सोने के लिए मना सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ जी इस तरकीब के लिए मान जाएंगी। अरे वाह, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या तरीका है। इसके बाद अनामिका मीनाक्षी के कान में कुछ कहती है और मीनाक्षी भी मुस्कुरा देती है। अगले दिन अनामिका और मीनाक्षी गांव की एक शादी में जाने की बात करती हैं और विनीता कहती है, बहू, अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें किसकी शादी में जाना है। अचानक से शादी का ख्याल कैसे आ गया? मेरे गाँव की सहेली की शादी है। मैंने सोचा कि अकेले जाने से अच्छा है मैं सब लोगों को लेकर चली जाऊँ। आपकी तबीयत खराब रहती है तो सोचा आप चिंटू को संभाल लेंगी, और वैसे भी आप तो बहुत समझदार हैं। आपने सालों से घर को संभाला है तो आप तो घर को संभाल ही लेंगी। विनीता भी अपनी तारीफ सुनकर फौरन मान जाती है और कहती है, ठीक है, घर को संभालना कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी चिंटू बिल्कुल भी शरारती नहीं है। तुम लोग जाओ और सुबह समय से आ जाना, मैं पूरा घर अच्छे से संभाल लूंगी। इसके बाद मीनाक्षी और अनामिका शादी में जाने के लिए निकल जाती है और अपने अपने पतियों को भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। और वहीं विनीता चिंटू के साथ खाट पर सो जाती है। चिंटू बच्चा था इसलिए वो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन विनीता को नींद नहीं आ रही थी। तभी अनामिका और मीनाक्षी भेष बदलकर अपने पतियों के साथ डाकू के रूप में आती हैं और उसके बाद मीनाक्षी आवाज बदलकर कहती है, अरे दोस्त, लगता है बुढ़िया गहरी नींद में सो रही है। कितनी बड़ी पागल है जो घर छोड़कर बाहर सो रही है। चलो उसके घर में चोरी करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। गांव के लोग कितने समझदार हैं जो अपने घरों के अंदर कुंडी लगाकर सोते हैं, ताकि भले ही उनके घर से माल चली जाए लेकिन जान तो बच जाए। और इस बुढ़िया को देखो, देख क्या रहे हो? चलो घर में चोरी करते हैं। अगर इस बुढ़िया ने उठने की कोशिश की तो इसके गले पर राम प्यारी रखकर चला देंगे, अपने आप ही बोलेगी नहीं फिर। विनीता ये सब कुछ रजाई के अंदर से सुन रही थी और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, मैंने बाहर सोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। कम से कम घर के अंदर होती तो कुंडी लगाकर खुद को बचा तो लेती। अब भलाई इसी में कि चिंटू को लेकर चुपचाप इसी रजाई में पड़े रहो और बाहर ना निकलो। विनीता चुपचाप पड़ी रहती है कि तभी अनामिका ने कहा, अरे दोस्त, लगता है गाँव वाले उठ गए, चलो यहाँ से भागते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। वैसे भी ये तो घर के बाहर ही सोती है। अब अनामिका और मीनाक्षी अपने अपने पतियों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो वापस घर के कपड़े पहनकर आ जाती हैं। और उनके आते ही विनीता ने उठने के बाद कहा, बस बाबा, मुझे एहसास हो गया कि हमें घर के बाहर नहीं सोना चाहिए। अब से गर्मी हो या सर्दी, हम लोग घर के अंदर ही सोएंगे। पहले के जमाने के लोग घर के बाहर ही सोते थे क्योंकि बिजली पानी नहीं होती थी, लेकिन अब जब सारी सहूलियत घर के अंदर है तो बाहर क्यों सोना। विनीता की अकल पूरी तरह से ठिकाने पर आ जाती है और उसके बाद वो बाहर सोने का अपना ड्रामा छोड़ देती है। और अब मीनाक्षी और अनामिका अपने अपने पतियों के साथ आराम से अपने कमरों में सोया करती है।